नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस गया है। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नई शराब नीति के मामले में ये पूछताछ होगी। इससे पहले आपको बता दें कि सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए अप्रैल महीने में बुला चुकी है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द होने के झटके से आम आदमी पार्टी अभी उबरी भी नहीं थी कि एक और समस्या, और शायद सबसे बड़ी समस्या अब उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नोटिस भेज दिया है और पूछताछ के लिए बुला लिया है। गुरुवार 2 नवंबर सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया है। यह पूछताछ दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में ही ईडी कर रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहली बार इस पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। आपको पता ही है कि सोमवार सुबह में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी थी और सोमवार को रात होते होते यह भी खबर आ गई कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। और इसको आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार किसी भी सूरत पर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और केंद्र सरकार की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए जिससे कि आम आदमी पार्टी खत्म की जा सके। 16 अप्रैल को सीबीआई ने पूछताछ की थी। उसके बाद से अभी तक इस मामले में कम से कम मुख्यमंत्री के मोर्चे पर कोई खास एक्टिविटी नजर नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद सीबीआई को कुछ इसमें नहीं मिल रहा है या और कुछ डेवलपमेंट इस केस में नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरफ मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिन में रद्द हुई और अब शाम होते होते ईडी का नोटिस भी अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आ गया है। तो इस नोटिस के साथ और अब जब तक उनसे पूछताछ नहीं हो जाती और वो वापस नहीं आ जाते तब तक ये अटकलें अब जरूर चलती रहेंगी कि क्या अब अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होने वाले हैं। क्या ईडी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्या अब ऐसा होने वाला है। 2 नवंबर को इसी बात पर नजर रहेगी और उससे पहले लगातार इस पर चर्चा चलती रहेगी। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। इधर सुप्रीम कोर्ट से आज आम आदमी पार्टी को तब बहुत बड़ा झटका लगा जब पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इस मामले में मनी ट्रेल साबित होता हुआ लग रहा है। देखिए रिपोर्ट। 8 महीने जेल में रहने के बाद आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी कि उसके दूसरे सबसे बड़े नेता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन सोमवार को मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 338 करोड़ रुपए का अंदाजन मनी ट्रांसफर स्थापित होता लग रहा है। अदालत के लिखित आदेश में कहा गया कि नई शराब नीति में होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। 7% कमीशन बढ़ने से 10 महीने में चुनिंदा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरों को 338 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। बदले में ये रिश्वत देने पर राजी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एजेंसी ने भरोसा दिलाया कि 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि इसको 6 से 8 महीने में ये ट्रायल पूरा हो जाए और अगर ट्रायल में देरी होती है तो 3 महीने के भीतर मनीष सिसोदिया एक बार फिर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये 338 करोड़ क्या है, ये तो एक बार ऑर्डर आएगा तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था कि ये पैसा मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या उनके पास पहुंचा, क्या उनके किसी परिवार के व्यक्ति के पास पहुंचा या उनकी किसी परिवार से जुड़ी हुई किसी कंपनी के पास पहुंचा, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो आज भी वही है, क्योंकि ईडी के अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई भी पैसा पहुंचते हुए वो नहीं दिखा रहे हैं। तो अब मनीष सिसोदिया को कुछ महीने और इंतजार करना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ राहत की बात भी है। ईडी का दावा था कि शराब कारोबारी अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा के जरिए मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस भुगतान को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपराध की आय मानना मुश्किल है।
ईडी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लिकर ग्रुप ने दी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आरोपी नहीं बनाया गया है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए इसे एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। ये पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है, उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है। फिलहाल मनीष सिसोदिया के लिए राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो मनीष सिसोदिया 3 महीने बाद फिर से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। यही नहीं, मनीष सिसोदिया की पत्नी की खराब तबीयत भी सुप्रीम कोर्ट की नजरों में है, उनके ध्यान में है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी पत्नी की खराब तबीयत के आधार पर भी अगर मनीष सिसोदिया चाहें तो वो अंतरिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन, सचिन गुप्ता और आशीष भार्गव के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए मराठा आरक्षण की बात करते हैं, जो कि महाराष्ट्र सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। सोमवार को इसने हिंसक रूप ले लिया। सत्तारूढ़ दल के विधायक के घर आगजनी हुई। इधर महाराष्ट्र सरकार ने कानून व्यवस्था न बिगाड़ने की आंदोलनकारियों से अपील की है। देखिए रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। मराठा आरक्षण आंदोलन की लपटों में सोमवार को सत्तारूढ़ दल के विधायक प्रकाश सोलंकी का घर और दफ्तर आ गया। उनके किसी वीडियो से नाराज होकर आंदोलनकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। दरअसल अभी सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं यह आंदोलन हिंसक और दिशाहीन तो नहीं होता जा रहा। बीड़, सोलापुर, हिंगोली जैसे जिलों में आंदोलनकर्ताओं ने कहीं चक्का जाम किया तो कहीं आग लगा दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठाओं को आरक्षण देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन ये भी कह रहे कि मामला नाजुक है, इसलिए थोड़ा समय और दीजिए। अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है इसका भी विचार मराठा समाज के लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से आंदोलन को क्या कहते हैं एक दूसरी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। सरकार अगर कुछ निगेटिव होती तो ऐसा करना हम समझ सकते थे, उचित था, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है। मराठा आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहा है आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल का अमरण अनशन। सोमवार को इस अमरण अनशन के 6ठे दिन पाटिल की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। सरकार ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है, लेकिन उनकी दलील है कि पहले आरक्षण दो फिर खत्म करेंगे अनशन। इस बीच पूर्व न्यायाधीश शिंदे की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकार किया जाना है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कमेटी ने मराठा समुदाय के 1 करोड़ 30 लाख लोगों के दस्तावेज देखे, जिसमें 11,530 लोगों को कुणबी होने के प्रमाण पत्र मिले हैं, यानी ये संख्या 10% भी नहीं है। ये बवाल इसलिए भी मचा है क्योंकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मराठाओं को कुणबी समुदाय में रखकर आरक्षण देने की बात की थी, जिससे ओबीसी में आने वाला कुणबी समुदाय भड़क गया था। इस बीच विपक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात कर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। तो तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। जो मौजूदा हालात है वो लॉ एंड ऑर्डर थोड़े गंभीर हो चुके हैं। विधायक के घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही है, लोगों को मना कर दिया है गाँव में आने से। ये बड़ा सीरियस इशू है। इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें पैदा हुई है और जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से भी गंभीर हो सकती है। तो तुरंत राज्यपाल को हमने विनती की कि उसमें इंटरवीन करें और स्टेट गवर्नमेंट को भी निर्देश दें कि वो फैसला इसमें तुरंत कानूनी तौर पर करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इंटरवेंशन आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी अपेक्षा है सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो इसके ऊपर चर्चा करे और जल्द से जल्द निर्णय करे। मराठाओं का इतिहास और वीर शिवाजी की वीरता और पराक्रम को गौरवशाली पन्ने पर लिखा गया है, लेकिन आज आरक्षण के इस मुद्दे ने महाराष्ट्र सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और केरल में हुए धमाके की जांच अब एनआईए करेगी, क्योंकि वो इसे आतंकी मामला मान रही है। इधर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी इस पर जारी हैं। वहीं देश भर में इस हमले के बाद अलर्ट भी जारी है, क्योंकि त्योहारों का मौसम है। क्या केरल में हुआ धमाका एक आतंकी हमला है? एनआईए इसी पहलू की जांच में जुटी है और मुख्य आरोपी डोमिनिक मार्टिन से लगातार पूछताछ कर रही है। अपने बयान में मार्टिन ने केरल पुलिस को बताया है कि वो यहोवा विटनेसेस से कभी जुड़ा रहा था, लेकिन उनकी सोच से नाखुश था, इसलिए उसने हमला किया। एनआईए के मुताबिक मार्टिन जानता था कि इस मीटिंग में उसके परिवार भी है, इसलिए उसने बम अपने परिजनों से दूर रखा। बम उसने घर में बनाया था और जानकारी उसे इंटरनेट के जरिए मिली। साथ में ये भी कबूला कि उसने 3000 रुपए में ये बम बनाया था। सुबह पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति ने सरेंडर किया है। वो कह रहा है कि उसने ये किया है। उसका नाम मार्टिन डोमिनिक है। वो ये भी कह रहा है कि वो उसी ग्रुप का हिस्सा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। जहां धमाका हुआ वहां बाहर निकलने के 6 दरवाजे थे और क्योंकि लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी कि कहां-कहां ये दरवाजा है, तभी जहां धमाका हुआ हड़बड़ी नहीं मची और नुकसान भी कम हुआ। हालांकि इस बात पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकल पुलिस ने केंद्र के अलर्टों को अनदेखा किया। खुफिया एजेंसियों ने पिछले सप्ताह गैर मुस्लिम समुदायों के सदस्यों पर संभावित हमलों के लिए केरल सरकार को 3 अलर्ट जारी किए थे। साथ ही फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों को लेकर सतर्क रहने को भी कहा था। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मिशाल को मल्लापुरम में खालिस्तान समर्थक रैली में संबोधन की इजाजत कैसे मिली। केरल में कांग्रेस और वामपंथी दोनों द्वारा कट्टरपंथी तत्वों के तुष्टीकरण का इतिहास रहा है। मैंने ये बात हमास प्रमुख को युवाओं को संबोधित करने का मौका दिए जाने के संदर्भ में कही, क्योंकि सरकार ने, खासकर पुलिस ने उन्हें ऐसा करने दिया, जबकि राज्य सरकार ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही संगठन को युवाओं को कट्टर बनाने को लेकर मैंने कल अपनी बात रखी। केरल में बढ़ते कट्टरवाद को लेकर बार बार जो बातें कही जा रही हैं, उस पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने अपनी आंखें मूंद ली हैं। घटना के बाद पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को देश के यहूदी आबादी वाले इलाकों में गश्त तेज करने को भी कहा है। केरल में कई समुदाय एक साथ रहते हैं। साक्षरता भी 100% वहाँ पर देखने को मिलती है। हाल ही के दिनों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के संगठनों ने वहाँ पर अपनी पैठ बढ़ाई है, जिसके चलते उनके बीच में कई टकराव भी सामने आए हैं। यही वजह है कि ये सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्या इस इलाके में कट्टरता बढ़ रही है। बहरहाल इस ताज़ा मामले ने इस सवाल के नए आयाम जरूर खड़े कर दिए हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कल एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत वाटिका की नींव रखेंगे। इस वाटिका में देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई मिट्टी होगी। इस मिट्टी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अमृत कलश यात्रा चलती रही, जो कि दिल्ली पहुंच रही है। मेरी माटी मेरा देश नाम के कार्यक्रम के जरिए ये वीरों के लिए श्रद्धांजलि होगी। भारत के वीरों को सलाम। ये मिट्टी उन गांवों और कस्बों से राजधानी दिल्ली आई है जहां के वीरों ने खुद को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। अब कर्तव्य पथ पर अमृत कलश में आई मिट्टी डाली जा रही है। लाखों कार्यक्रम हुए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए कहा और देश के 6 लाख गांव में लाखों अमृत कलश यात्राएं निकली और देश के 7500 ब्लॉक से जब उन 6 लाख गांव की मिट्टी को इकट्ठा किया गया और ऐसे शहरी वार्डों से मिट्टी को इकट्ठा किया गया, तो आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं निकालकर आज देश के कर्तव्य पथ पर ये विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक ये हजूम जो युवाओं का नजर आता है, ये मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एकता दिवस पर एकजुट भारत, महीनों की मेहनत और अमृत कलश यात्राओं के जरिए वीर सपूतों की भूमि से आई मिट्टी से राजधानी दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव मेमोरियल बनाया जाएगा। पूरे देश से मिट्टी इधर एकत्रित हो रही है और आज ये सारा युवा ऐसे पूरे देश से यहाँ दिल्ली में एक प्रकार से पूर की भांति उमड़ रहा है। मुझे स्मरण आता है
जब आज ये कार्यक्रम कल संपन्न होने वाला है 31 तारीख को, सरदार साहब के जन्म जयंती के उपक्रम में एकता दिवस जब से मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मंगलवार यानी 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ से देश को और खासकर अमृत कलश लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचे लोगों को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी और इस तरह के अवैध व्यापार को रोकने के लिए देशों को एकजुट होकर सामूहिक पहल करनी होगी, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए रिपोर्ट। अवैध व्यापार एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है और इससे सख्ती से निपटने के लिए देश सामूहिक तौर पर जब तक पहल नहीं करेंगे इसे रोकना संभव नहीं होगा। दिल्ली में प्रवर्तन मामलों में सहयोग बढ़ाने पर एक वैश्विक सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा, देशों को कानूनी पहल के साथ साथ कार्रवाई योग्य जानकारी एक दूसरे के साथ ज्यादा साझा करनी होगी। उन्होंने इस मौके पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा शेषाचलम के जंगलों में रेड सैंडर्स वुड के अवैध व्यापार पर नकेल कसने के लिए एक नई मुहिम का ऐलान भी किया। ऑपरेशन शेषा refers to that hillock that's ये ऑपरेशन देश के दक्षिणी भाग में स्थित पवित्र पहाड़ी से संबंधित है। शेषाचलान पहाड़ियाँ जहाँ से लाल चंदन की तस्करी होती है। शेषाचलान वो जगह है जहाँ उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की वजह से बड़े पैमाने पर लाल चंदन उगाया जाता है। मैं इसी क्षेत्र की रहने वाली हूँ। मुझे पता है कि इस देश से कितनी लाल लकड़ी बाहर जाती है। वित्त मंत्री ने कहा, अवैध व्यापार का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगाह किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मगलिंग जैसे अवैध व्यापार से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है और इस पर नकेल कसने के लिए ये बेहद जरूरी है कि ग्लोबल स्तर पर जो स्मगलिंग सिंडिकेट्स काम करते हैं उनके मास्टरमाइंड के खिलाफ दुनिया भर के देश एकजुट होकर सख्ती से कानूनी पहल करें। Prevention and deterrence is that particular area. सहयोग और रोकथाम के लिए हो रही इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में हमें बहुत सारे व्यावहारिक विचार मिलेंगे। Enforcement matter should give a lot of workable ideas. चिंता अवैध व्यापार और आतंकवाद और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की फंडिंग को लेकर भी बढ़ रही है। एनडीटीवी से बातचीत में वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कुनियो मिकुरिया ने माना, अवैध व्यापार का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए हो रहा है। कमजोर राष्ट्रीय सीमाओं के जरिए आतंकी संगठनों और राज्य विरोधी काम करने वालों की फंडिंग होती है। ऐसे लोगों को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए अवैध व्यापार पनप रहा है। सशस्त्र राष्ट्र और राष्ट्र विरोधी तत्वों के बीच हम कई संघर्ष देखते हैं जो देशों को अस्थिर कर रहे हैं। जाहिर है दुनिया भर में अवैध व्यापार का संकट बढ़ रहा है और इससे निपटने की चुनौती भी। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। जिंदगी कई बार तकलीफ को तमाशे में बदल देती है। जब कोई मजबूर आदमी कोई रास्ता नहीं पाता तो रास्ते पर बैठ जाता है ये तख्ती लगाकर कि बेटा बिकाऊ है। अलीगढ़ से आपको दिखाते हैं ये मार्मिक दास्तान। मेरे पापा मुझे फेंक रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, आपको कुछ पता है? कोई परेशान करता है तुम्हारे पापा को? अलीगढ़ के रहने वाले राजकुमार अपने बेटे को बेचने निकले हैं। पट्टी लगा रखी है, मेरा बेटा बिकाऊ है। उनका कहना है कि 6-8 लाख रुपए मिल जाएं तो कर्ज चुक जाए और बेटी की पढ़ाई भी हो जाए। मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया। मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री छीन ली। मजदूरी पे मैं किराए पे टिर्री चलाता था। रिपोर्ट लगी भैया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ। मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ, क्या करूँ? मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। राजकुमार ई रिक्शा चलाते हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने कभी कुछ दबंग लोगों से कर्ज लिया था। उन्होंने हेरा फेरी की और फिर उनके मकान को बैंक में रहन रखवा कर पैसे ले लिए। इसके पहले ई रिक्शा छीन लिया। परिवार को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। कर्जा हो गया, कर्जा वाले मुझे मारते तोड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं घर पे आके।
रात के 12 बजे। अलीगढ़ में जिन्होंने ये नजारा देखा वो भी हैरान रह गए। बहुत गलत कर रहे हैं, बच्चे को बेचना। माँ बच्चे के पीछे क्या क्या करना चाहती है, अपना भूखा रह लेगी, दूसरे को भूखा नहीं रहने देगी। और ये लोग पता नहीं कैसे किस मजबूरी में हैं, तो इनका सुना जाए भैया, किसी समस्या का समाधान किया जाए। थाना महुआ खेड़ा पर एक पुलिस ने आखिरकार मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना महुआ खेड़ा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पीड़ित की समस्या का निराकरण किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। परिवार अब अपने घर जा चुका है, लेकिन सवाल बचा हुआ है कि कानून की छोटी सी मदद से जो काम हो सकता है, उसके लिए बच्चे की बोली लगाने की मजबूरी क्यों पैदा हो जाती है। अलीगढ़ से अदनान खान की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।